अगर कोई ये कहे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विशाल कारखाने बिल्कुल खामोशी से चल रहे हैं, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई शोर नहीं, ट्रकों की कोई कतार नहीं। वही तो, बिना किसी शोर के ये हर एक सेकंड में हवा से अरबों टन अदृश्य गैस खींच रहे हैं और उसे ठोस आकार दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम इसे इतनी सामान्य बात मान लेते हैं कि इस पे ध्यान ही नहीं देते। सही कहा। तो आज हमारी इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं, जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही बारीकी से बनाए गए हस्तलिखित नोट्स, और विषय है पादपों में पोषण, यानी पौधों का न्यूट्रिशन। जब मैंने नोट्स को पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये तो बस एक बुनियादी स्कूल वाली साइंस है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन गहराई में जाने पर समझ आया कि ये तो मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनुअल है जिस पर हमारा पूरा ग्रह काम कर रहा है। बिल्कुल, और आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि इन नोट्स के आधार पर हम ये डिकोड करें कि दुनिया के ये सेल्फ सस्टेनिंग कारखाने अपना काम आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े अंतर से जो हमें और पौधों को अलग करता है। हाँ, जो कि बहुत बुनियादी है। मतलब एक इंसान या किसी भी जानवर के रूप में हमारा पूरा जीवन तो बस एक निरंतर खोज है, ऊर्जा की खोज। हमें भूख लगती है और हमें उस ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम तकनीकी रूप से कंज्यूमर हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल, लेकिन इन नोट्स में पौधों के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऑटोट्रोफिक, यानी स्वपोषी। और ये सिर्फ एक श्रेणी नहीं है, ये एक प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब आप इसे वैज्ञानिक पहलू से कैसे देखती हैं? देखिए, जब हम ऑटोट्रोफिक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अपना खाना खुद पकाते हैं। अगर हम शब्द को तोड़ें तो ऑटो का मतलब है स्वयं और ट्रोफ का मतलब है पोषण। अच्छा, इसका मतलब है कि वो जैविक अस्तित्व की उस रेखा पर खड़े हैं जहां अकार्बनिक चीजें जैविक जीवन में बदलती हैं। उन्हें किसी दूसरे जीव के संचित कार्बन को चुराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब वो उन शेफ्स की तरह हैं जो अपना कच्चा माल भी खुद हवा और रोशनी से बनाते हैं, उन्हें किसी डिलीवरी ऐप की जरूरत नहीं है। बहुत सही एनालॉजी है। वो ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करते हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये क्षमता सिर्फ विशाल पेड़ों तक सीमित नहीं है। मैंने नोट्स में देखा उसमें पौधों के साथ साथ शैवाल और साइनोबैक्टीरिया का भी जिक्र है। हाँ, नील हरित शैवाल। मतलब एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसके पास न कोई पत्तियां हैं न जड़ें हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह से आत्मनिर्भर है। एक सिंगल सेल बैक्टीरिया भी अपनी ऊर्जा खुद बना रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विकासवाद के नजरिए से ये कितनी बड़ी छलांग थी। साइनोबैक्टीरिया कोई सामान्य जीव नहीं है। अच्छा, तो उनका क्या रोल रहा है? पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में इन्होंने ही इस ग्रह के वायुमंडल को रहने लायक बनाया था। ये प्रकाश संश्लेषण की वो प्राचीन मशीनरी है जो अरबों सालों से काम कर रही है। बाप रे, ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है कि एक सूक्ष्म जीव के भीतर भी वही नैनो रिएक्टर काम कर रहा है जो एक बड़े जंगल को चलाता है। बिल्कुल, चाहे वो पानी पर तैरती हुई काई हो या सैकड़ों फीट ऊंचा पेड़, ये आत्मनिर्भरता सबसे बुनियादी स्तर पर गूंथी हुई है। अब चूंकि ये बात स्पष्ट है कि ये जीव अपना काम खुद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि ये रेसिपी क्या है। नोट्स में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, हम बचपन से ये समीकरण सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, एकदम रटा हुआ लगता है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो क्या ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला नहीं है? अरे रुकिए, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप हवा से एक अदृश्य गैस लें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, हाँ, और अचानक से आपके पास एक ठोस ऊर्जा से भरपूर चीज आ जाएगी जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये तो विज्ञान के नाम पर किसी जादू जैसा लगता है। सच बताऊं तो ये एक तरह का जादू ही लगता है जब तक आप इसके पीछे के मैकेनिज्म को नहीं समझते। हम हवा और पानी को बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते? नहीं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को किसी जार में बंद करके रख दें तो कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही स्थिर अणु है। असली खेल तब शुरू होता है जब इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आते हैं। तो सूरज की रोशनी सिर्फ गर्माहट नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं, ये फोटॉन्स के रूप में यात्रा करने वाली प्रचंड गतिज ऊर्जा है। तो फिर इसमें क्लोरोफिल का क्या काम है? क्या वो बस एक हरे रंग का पेंट है जो इस प्रक्रिया को होने देता है? नहीं,
क्लोरोफिल एक अत्यंत परिष्कृत क्वांटम एंटीना की तरह काम करता है। क्वांटम एंटीना? हाँ, वो उस सौर ऊर्जा को पकड़ता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। क्लोरोफिल उन सूरज के फोटॉन्स की ऊर्जा का उपयोग करके पानी के अणुओं को तोड़ता है। अच्छा, और फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर एक बिल्कुल नई संरचना बनाने में करता है, ग्लूकोज। तो अगर मैं इसे सही से समझ पा रहा हूं, तो ग्लूकोज असल में कुछ और नहीं बल्कि रासायनिक बंधनों में फंसा हुआ सूर्य का प्रकाश है। बिल्कुल सटीक। ये तो प्रकृति का अपना बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर है, जो हवा और पानी को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बाय प्रोडक्ट या कचरा बाहर निकलता है, वो ऑक्सीजन है। हाँ, जिस ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, वो इस विशाल मशीनरी का सिर्फ एक एग्जॉस्ट है। ये एक बहुत ही विनीत कर देने वाला विचार है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस 3D प्रिंटर ने काम कर दिया, ग्लूकोज बन गया, जो कि ऊर्जा का एक तत्काल स्रोत है। हाँ। लेकिन कोई भी कुशल कारखाना अपने सारे उत्पाद को एक ही दिन में बाजार में नहीं उतार देता। नोट्स में इस बात का जिक्र है कि जो ग्लूकोज तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, उसका क्या होता है? पौधे बहुत ही शानदार रणनीतिकार होते हैं। वो जानते हैं कि सूरज हमेशा नहीं चमकेगा, रात भी होगी, मौसम भी बदलेंगे। बिल्कुल। इसलिए वो अतिरिक्त ग्लूकोज को उसी रूप में खुला नहीं छोड़ते। वो उसे एक अधिक स्थिर रूप में पैक कर देते हैं, जिसे हम स्टार्च या मंड कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम इस स्टार्च के कंसेप्ट को समझें, तो ये एक तरह की जैविक मुद्रा है, बायोलॉजिकल करेंसी। हाँ, जब पौधे के पास अतिरिक्त कैश यानी ग्लूकोज होता है, तो वो उसे गोल्ड बार्स यानी स्टार्च में बदल देता है। ये उनका फिक्स डिपॉजिट है। सही कहा। जब कोई नया पत्ता उगाना हो या पर्याप्त धूप ना हो, तो वो इसी स्टार्च को वापस ऊर्जा में बदल लेते हैं। और ये स्टार्च पत्तियों में, फलों में और जड़ों में जमा होता है। मतलब जब हम कोई आलू खाते हैं, तो हम असल में उस पौधे के जीवन भर की जमा पूंजी को खा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रकृति ने अलग अलग जीवों के लिए ऊर्जा संचय के अलग अलग तरीके बनाए हैं। हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। जहां पौधे अपनी ऊर्जा स्टार्च के रूप में बैंक करते हैं, वहीं इंसान और जानवर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में जमा करते हैं। ये भंडारण का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन नोट्स में एक और बात ने मेरा ध्यान खींचा। कवक या फंगी जैसे कि मशरूम। हाँ, ये बहुत ही रोचक हिस्सा है। देखने में वो पौधों जैसे लगते हैं, जमीन से उगते हैं, लेकिन नोट्स बताते हैं कि कवक भी अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही जमा करते हैं, ठीक जानवरों की तरह। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार रहस्योद्घाटन है। कैसा रहस्योद्घाटन? कवक भले ही देखने में पौधों जैसे लगे, लेकिन वो स्वपोषी नहीं है। वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, और ऊर्जा भंडारण के तरीके को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो विकासावधि रूप से पौधों की तुलना में जानवरों के अधिक करीब है। अरे वाह, ये तो वाकई नजरिया बदल देने वाली बात है। ऊर्जा की ये मुद्रा हमें जीवों के आपसी संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल। अब तक हमने बात की कि ये ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे जमा होती है, लेकिन ये सारी भारी भरकम रासायनिक इंजीनियरिंग पौधे के किस हिस्से में चल रही है? आप प्रोडक्शन फ्लोर की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर ये ग्लोबल फैक्ट्री है तो काम कहाँ हो रहा है? नोट्स में पादप कोशिका का संदर्भ दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के हरे हिस्सों में होती है, ज्यादातर पत्तियों में। पत्तियों के भीतर बहुत ही विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें मेसोफिल कोशिकाएं कहा जाता है। और इन कोशिकाओं के अंदर कुछ होता है ना? हाँ, छोटे छोटे कैप्सूल जैसी संरचनाएं, जिन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। नोट्स में क्लोरोप्लास्ट के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कोशिका की रसोई। हाँ, किचन ऑफ द सेल। लेकिन हमारी अब तक की चर्चा के आधार पर मुझे लगता है कि रसोई शब्द इसके साथ थोड़ा अन्याय करता है। ये किसी रसोई से कहीं ज्यादा एक नैनो रिएक्टर है। आप इसे एक नैनो रिएक्टर कह सकते हैं। बाहर से देखने पर एक पत्ती बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक अथक निर्माण प्रक्रिया हो रही है। पानी के अणु टूट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, स्टार्च बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान सिर्फ कहानियों पर तो विश्वास नहीं करता। अगर ये रिएक्टर इतना छोटा है कि हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और ये स्टार्च भी अदृश्य है, तो हम कैसे साबित करें? हाँ, क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम इस अदृश्य उत्पाद को देख सकें? नोट्स में स्टार्च के परीक्षण का आयोडीन टेस्ट का काफी वर्णन है। विज्ञान का आधार ही प्रमाण है।
हम उस सूक्ष्म रिएक्टर को नहीं देख सकते, लेकिन उसके बनाए उत्पाद की पहचान जरूर कर सकते हैं। यही आयोडीन टेस्ट काम आता है। तो ये आयोडीन टेस्ट कैसे होता है? स्टार्च एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अणु एक स्प्रिंग या कुंडलित आकार में होते हैं। जब हम आयोडीन के घोल को किसी ऐसी पत्ती पर डालते हैं जिसमें स्टार्च हो, तो एक रासायनिक अंतःक्रिया होती है। क्या ये एक तरह का लॉक इन की मैकेनिज्म है? आयोडीन सीधे स्टार्च से कैसे जुड़ता है? एक तरह से हाँ। आयोडीन के अणु स्टार्च के उस कुंडलित ढांचे के बीच में जाकर फंस जाते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो उनकी प्रकाश को सोखने की क्षमता बदल जाती है। अच्छा, तो वो रंग बदल लेते हैं? हाँ, वो केवल गहरे नीले रंग को परावर्तित करते हैं। इसलिए जहां जहां पत्ती में स्टार्च होता है, वो हिस्सा गहरा नीला हो जाता है। ये तो डार्क रूम में फोटोग्राफी के उस पुराने तरीके जैसा है, जहां खाली कागज पर केमिकल डालते ही तस्वीर उभर आती है। बिल्कुल वैसा ही है। ये आयोडीन टेस्ट उस संचित ऊर्जा को एक दृश्यमान प्रमाण में बदल देता है। ये गहरा नीला रंग उस पत्ती की खामोश गवाही है कि हाँ, मैंने धूप को पकड़ा था और उसे यहाँ बांध कर रखा है। ये परीक्षण इस बात का अकाट्य भौतिक प्रमाण है कि स्वपोषी जीवों की वो मशीनरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक ठोस वास्तविकता है। ये एक शानदार यात्रा रही। अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को एक साथ रखें, तो हमने आज सिर्फ एक पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को नहीं समझा, हमने स्वपोषी जीवों की आत्मनिर्भरता को देखा। हाँ, और प्रकाश संश्लेषण के उस नैनो रिएक्टर को देखा, जो गतिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंतर को समझा, और अंत में आयोडीन टेस्ट के जरिए उस अदृश्य मेहनत को नीले रंग में उभरते हुए देखा। ये सब हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की हरी भरी दुनिया हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक विचार घूम रहा है, जो मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि जानवर अपनी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं और पौधे स्टार्च के रूप में। लेकिन जानवरों को ये ऊर्जा मिलती कहां से है? उनके भोजन से। हाँ, जब एक शेर हिरण का शिकार करता है, तो उसे ऊर्जा हिरण से मिलती है। हिरण को वो ऊर्जा घास से मिली, और घास ने वो ऊर्जा कहां से प्राप्त की? उसी प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य की रोशनी से। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हिरण का ग्लाइकोजन हो या शेर की ताकत, वो सब मूल रूप से घास के उसी स्टार्च का एक बदला हुआ रूप है, जो कि सूर्य के प्रकाश की फंसी हुई ऊर्जा है। तो अगर हम इस पूरी श्रृंखला को पीछे की तरफ ट्रेस करें, तो क्या तकनीकी रूप से पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो उड़ता हुआ बाज हो या हम जो अभी बात कर रहे हैं, परोक्ष रूप से सौर ऊर्जा से ही नहीं चल रहा है? ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। हमारी हर गतिविधि के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, वो अंततः सूर्य की रोशनी ही है। हमारी रगों में जो ऊर्जा दौड़ रही है, वो वास्तव में उसी सूरज की रोशनी का एक रीपैकेज संस्करण है, जिसे किसी पत्ती की खामोश रसोई ने हमारे लिए पकाया था। क्या बात है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें और धूप आपके चेहरे पर पड़े, तो उसे सिर्फ मौसम का हिस्सा मत मानिएगा। जरा सोचिएगा कि वो रोशनी आपके अंदर धड़क रहे जीवन का बिल्कुल सीधा ईंधन है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।